आज की हमारी कहानी है रेखा नाम की एक लड़के की, जो कि नई नई साड़ियाँ पहनने का बहुत शौक रखती थी। लेकिन उसकी साड़ियाँ पहनने के बाद उसका रंग रूप दोनों चीज बदल जाया करती थी। साड़ियों के अंदर कुछ ऐसा मैजिक था कि 3 घंटे के बाद उसका मैजिक उतरा करता था। उस साड़ी बनाने वाले को ऐसी तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान था जिसकी वजह से वह उस साड़ी के अंदर कुछ ऐसा करता था जिसकी वजह से वह लड़की जो भी वह साड़ी पहनती थी उसी से उसका रंग और रूप दोनों बदल जाया करते थे। ऐसा ही एक रेखा नाम की औरत के साथ हुआ। वहां पर एक साड़ी बेचने वाले के पास से उसने 3,000 में एक साड़ी खरीदी। वहीं पर उसने तब पहना तो उसने देखा कि जो वह थी वह तो है ही नहीं, बल्कि उसका रंग रूप नहीं बल्कि उसका नैन नक्श भी बदल चुका था। वह अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। उसका पति यह सब कुछ देखकर बहुत अचंभित हो गया। वह कहने लगा, अरे रेखा, तुम कहाँ हो? अरे तुम जल्दी आओ, देखो ये कौन आ गई है। वह कहती है कि कौन आ गई है? मैं रेखा ही हूँ। लेकिन वह मानता नहीं है। वह तब अपने शकल अपने शीशे में देखती है तो वह भी अचंभित हो जाती है कि आखिरकार यह हुआ तो हुआ क्या। रेखा ने एक नहीं बल्कि कई साड़ियां खरीदी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज की मेरी कहानी एक रेखा नाम की औरत की है, जो कि अपनी उम्र से 10 साल छोटी जिंदगी जीने की अब उसके जुनून उसके सर पर सवार हो चुका था। वह जादुई साड़ियों के अंदर इतनी फंस चुकी थी, उसने एक नहीं बल्कि कई साड़ियां खरीद ली थी। वह साड़ियों के पागलपन ने इतनी पागल कर दी थी कि वह अपनी उम्र का अंदाजा भी भूल चुकी थी। 3-3 घंटे हर साड़ियां बदलकर न जाने उसने कितने बॉयफ्रेंड बना लिए थे। उसका पति, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पत्नी का पेट पालता था, लेकिन अब पत्नी को दूसरे मर्दों को पटाना, उनसे बातें करना, उनसे लव की बातें करना, उनसे प्यार करना, लव यू बोलना, ये सब कुछ आम बातें हो गई थी। उनसे के साथ रातों तक बातें करना, उनके साथ डेट पे जाना, ये सब कुछ उसके लिए आम हो चुका था। रेखा अपनी जो जिंदगी थी उसे भूल चुकी थी। वह साड़ियों के जंजाल में इतनी ज्यादा फंस चुकी थी कि वह साड़ियों के चक्कर में न जाने कितनी साड़ियां खरीद चुकी थी। उसके पति को तब यह पता चलता है कि उसने न जाने कितनी साड़ियां खरीद ली है। तभी उसने अपनी पत्नी को किसी अपने ही पास के पड़ोस के एक नौजवान के साथ देखा, जो कि बैंक के अंदर अच्छी खासी मैनेजर की नौकरी कर रहा था। अच्छा, सुंदर, हट्टा खट्टा लड़का था। रेखा उस पर दिल हार चुकी थी और अब तो उसके पास ऐसी जादुई साड़ी भी आ चुकी थी जिससे वह अपनी जवानी निखार कर ला सकती थी। वह अपनी जवानी को उसके सामने पेश करती है। अच्छी सी तैयार होकर उसके ऑफिस में जाती है एक लोन के सिलसिले में। लड़का उसे देखते ही प्रपोज कर देता है और कॉफी पर लेकर जाता है। वहीं पर उसका पति उसे देख लेता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह उसकी पत्नी के रंग रूप में नहीं थी, बल्कि वह तो एक नौजवान लड़की दिखाई दे रही थी। उसका पति तब घर आ रहा था। रात हो जाती है, साइकिल खराब हो जाती है, इसीलिए वह रास्ते के अंदर अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। पीछे से उसकी पत्नी रेखा आ जाती है। वह तब अपने पति को देखती है तो वह उसे डराने की तरकीब बनाती है और वह कहती है कि रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसका पति बहुत भोला था। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे ही थी और वह कहती है कि कितना डरपोक है। वह अपने पति का पीछा कर कर वहां पर पहुंच जाती है जहां वह खड़ा था, लेकिन वह कहता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। वह हनुमान चालीसा गा रहा था, जिसकी वजह से भूत पिशाच निकट नहीं आते। यह जो हनुमान चालीसा है, यह गाने से
हमारे पास वास्तव में ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। वह अपनी रक्षा के लिए यह गा रहा था। उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसे पकड़कर कहती है, अरे तुम भी ना, देखो मैं रेखा हूँ। वह कहता है कि तुम्हें मुझे पागल समझ रखा है, मैं अपनी बीवी को पहचानता नहीं हूँ क्या? तभी वह अपने बैग से साड़ी निकालती है और वह अपनी साड़ी अपने ऊपर डालती है तो उसका असली रूप उसे दिखता है और वह हटाती है तो उसके पास वह रूप वापस आ जाता है। तभी वह उसे देखकर उसके दिमाग में वह बात वापस रील घूमने लगती है कि यह तो उस मैनेजर के साथ बैठी थी, यह वहां पर क्या कर रही थी। उसे अपनी पत्नी पर अब शक होने लग गया था। वह अपनी पत्नी से बहुत पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ गई थी, ये साड़ियाँ तुमने कितनी खरीद रखी है? तभी वह कहती है कि मुझे 4-5 साड़ियाँ खरीद रखी हैं। वह कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आई? तो वह बताती है कि तुम इतने जासूस मत बना करो, मैंने अपने जो घर खर्चे से जो रुपए बचा कर रखे थे, मैंने उससे ये साड़ियाँ खरीदी हैं। तभी वह कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम यह नई नई साड़ियाँ पहनकर जाती कहाँ हो? वह अपने पति पर गुस्सा हो जाती है और जाकर अपने रूम में सो जाती है। वह अपने रूम में जाकर सोने के बाद उसका पति उसके पास जाता है और वह उसके सोने का इंतजार करने लगता है। वह तब सो जाती है तो उसका फोन उठाकर वह उन नंबरों पर फोन करता है जिनसे वह रोज बातें करती थी। उनका नाम कुछ भी नहीं लिख रखा था, ए और बी सी ऐसे करके एक एक डिजिट से उनका नाम सेव कर रखा था। वह उनके पास जब फोन करता है तो वह सुनता है तो उसके पाँव तले से जमीन खिसक जाती है। कुछ ऐसी आवाजें सुनता है कि वह अपने दिल की धड़कनें भी नहीं रोक पाता। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है और वह गुस्से में लाल तिलमिला उठता है। वह सुनता है कि हाय डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, क्या कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, हमारी याद आ रही है। ऐसी कई बातें उसे सुनने को मिलती हैं, हर एक इंसान से एक नई बात। लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, फोन काट देता है। कट करने के बाद रात का 1 बजा हुआ था। वह सारी साड़ियां उठाता है और घर के बाहर ले जाकर उन सभी साड़ियों को पेट्रोल घेरकर उन्हें जला देता है। तब पत्नी सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसका पति वहां पर नहीं था। वह कहती है कि वाह, सुबह हो गई है, चलो आज तो हमारे पतिदेव जल्द ही उठ गए। वह अपने पति को आवाज लगाती है लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं नजर आता। बाहर जाकर देखती है, वहां पर भी उसे कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसे एक साड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसे वह देखकर आश्चर्य हो जाती है और वह कहती है कि यह तो मेरी साड़ी है। वह दौड़कर अपनी अलमारी के पास जाती है। अलमारी के अंदर देखती है तो उसकी साड़ियां नहीं थी। साड़ियों को देखती है और रोने लग जाती है और कहती है कि हाय मेरी किस्मत, मेरा पति जो कि न जाने कल मुहा कहाँ जाकर पड़ा है और मेरी साड़ियां भी सारी बर्बाद कर गया। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने पति को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसका पति का फोन तो वहीं पर बेड पर था। वह उसे देखकर कहती है कि न जाने कहाँ गया, फोन भी यहीं पर ही छोड़ गया। यह सब कुछ कहकर वह बस आराम करने के लिए टेबल पर बैठी ही थी, तभी उसके फोनों पर फोन की रिंगटोन बजने लगी। वह तब भी रिंगटोन सुनकर अपना फोन उठाती तो सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती कि तुमने रात को फोन किया था, क्या बात, तुम ठीक तो हो, क्या कह रही थी। तब उसको पता चलता है कि यह सब कुछ उसके पति ने किया है। उसे सब कुछ पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का चाल चलन अब ठीक नहीं रहा। उसने अपने पति को धोखा दिया है, लेकिन उसे यह चिंता नहीं थी कि उसका पति अब कहाँ है, जो कि 3-4 दिन से घर नहीं आया था और पत्नी को भी इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता था। तभी वहीं की पास की एक पड़ोस के एक औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे सक्सेना जी कहाँ गई? तभी वह कहती है कि सक्सेना जी उठ ही गई है और आपको उससे क्या लेना देना कि सक्सेना जी कहाँ गए हैं, क्या नहीं, आ जाएंगे 5-10 दिन में। यह सब कुछ कहकर वह चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। बल्कि उसे तो नहीं पता था कि उसका पति कहाँ गया, लेकिन उसके पीछे एक जादुई औरत थी जो कि किसी को दिखाई नहीं देती थी, मायावी थी।
वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात पुकार रही थी कि अब सक्सेना जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सक्सेना जी मर गए हैं। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। वह उन साड़ियों के गायब होने के बाद अब बहुत तिलमिला उठी थी, क्योंकि उसके पास उन हर एक लड़कों का फोन आ रहा था जिनसे वह मिलकर उनसे बातें करती थी, प्यार भरी मुस्कानों के साथ उनके साथ डिनर जाती थी, डिनर करती थी, कॉफी पर जाती थी। यह सब कुछ उसका रेगुलर का काम हो रहा था। लेकिन अब तो उसे टेंशन हो गई थी कि अब वह करे तो करे क्या। तभी वह एक काम करती है, उस साड़ी वाले के नंबर उसके पास थे, वह उसे फोन लगाती है और साड़ियां लेकर आने के लिए कहती है। वह तब साड़ियां लेकर जाता है तो वह कहता है कि मैडम, मेरे पास वह साड़ियां अब नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका है, अब आगे से तब आएंगी तब आएंगी। तभी वह कहता है कि आपको इतनी जल्दी क्या है, आप और साड़ियां ले लीजिए। तभी वह कहती है कि नहीं, मुझे और साड़ियां नहीं चाहिए, मुझे वही साड़ियां चाहिए, जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। यह बात सुनकर वह कहता है कि ठीक है, अगर यह बात है और आपको इतनी ही जरूरी है तो मैं आपको साड़ी देता हूँ। हाँ, एक दो साड़ी रखी है मेरे पास। वह साड़ियां निकाल कर उसे दे देता है। वह कहता है कि इन साड़ियों की मैं कोई गारंटी नहीं देता कि यह सही चलेंगी या नहीं, न जाने यह क्या गलतियां कर बैठे। यह सब कुछ सुनकर कहते हैं कि ठीक है, जैसे भी हो, अपने पैसे पकड़ो और यहाँ से चलते बनो। वह उसे वहां से भेज देती है। अपना एक कंगन देकर उसे कहती है कि तुम इसे बेच लेना, लेकिन मुझे ये साड़ी चाहिए। वह साड़ी ले लेती है और वह पहनकर अपने बॉयफ्रेंडों से मिलने जाने लगती है। वह साड़ी तो पहन लेती है लेकिन अपना रंग रूप नहीं देखती और वह उसी बैंक मैनेजर से मिलने चली जाती है। वह उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वह तब बोलती है कि मैं आ गई। वह पीछे मुड़कर देखता है और चिल्लाते हुए, गिरते उठते वहां से भाग जाता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। लड़की घबरा जाती है और वह सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वहीं पर गाड़ी खड़ी उसके शीशे के अंदर वह झांक कर देखती है। तब वह अपना रंग रूप देखती है तो वह अचंभित रह जाती है। वह किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागने लगती है। वहां के जितने भी लोग उसे वहां पर मिलते हैं वह उससे डर डर कर भागने लगे थे, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक हो चुकी थी। वह वहां से चली जाती है। अपने घर पहुंचकर वह तिलमिला उठती है और वह उस साड़ी को बदल लेती है, लेकिन साड़ी बदलने के बाद भी उसका रंग रूप वही था। वही चुड़ैल वर्गी ऐसे भयानक से चेहरे के साथ वह कैसे जी सकती थी। तभी उसके पास वह चुड़ैल आती है जो यह सब कुछ प्रचंड रचे हुए थी। वह उसके पास आती है और कहती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी वह बोलती है कि तुम क्या करोगी। वह उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ। यह सब कुछ सुनकर वह कहती है कि मैं तेरे साथ हमेशा थी, घर के बाहर भी, घर के अंदर भी। यह सुनकर वह कहती है कि क्या, तुम हमारे साथ कैसे थी। तब वह कहती है कि तुमने जिस दिन यह साड़ी पहली बार खरीदी थी उसी दिन से मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। तब वे कहते हैं कि मेरे पति न जाने कहाँ चले गए हैं, कब आएंगे, और तब मुझे यह सब कुछ, मेरा यह चेहरा देखेंगे तो न जाने मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। तभी वे बताती है कि तुम्हारे पति तो अब कभी नहीं आएंगे। पूछती है कि क्यों, क्यों नहीं आएंगे। तभी बताती है कि तुम्हारे पति तो उन साड़ियों के साथ ही समाप्त कर दिया। जब तुम्हारे पति ने वह साड़ियां जलाई तो उनके अंदर उन्होंने खींचकर उसे भी जलाकर राख कर दिया था, क्योंकि वह एक मायावी साड़ियां थी और उन्हें यूं छूना कोई आसान बात नहीं थी। यह सब कुछ कहकर तभी वह रोने लग जाती है कि मैंने अपने इस लालच में कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वह उस भयानक चेहरे के साथ तो रह नहीं सकती थी। वह उसका उपाय पूछने लगती है। तभी वह कहती है कि जिससे तुम साड़ियां खरीदती हो उसी को फोन लगाओ, उसे यहाँ बुलाओ। वह कहता है कि मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वह कहती है कि तुम जबरदस्ती इसे यहाँ बुलाओ। वह घर पर बुला लेती है।
फिर वह बोलती है कि तुम इसे कहो कि यह जहां से साड़ियां खरीद कर लाता है उस मिल में तुम्हें लेकर चले। वह जिद करने लगती है तो वह मान जाता है। वह उसे लेकर उस मिल में जाता है जहां पर यह साड़ियां पूरी तरीके से तैयार होती थी और वहां से वह साड़ी वाला उठाकर गांव-गांव जाकर बेच कर आता था। वहां पर पहुंचने के बाद वह एक बूढ़ा व्यक्ति वह साड़ियां बूंद रहा था। वह वहां पर उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। वह वहां पर पहुंचती है और वह पूछती है कि बाबा मुझे प्लीज इस जो ये भयानक चेहरा है इससे मुक्ति दिला दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे इस चेहरे के साथ पूरी जिंदगी जीनी पड़े। तभी वह कहता है कि बेटा इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। तुमने लालच किया, तुम्हें उसी का फल मिला है और हमारा तो काम है यह साड़ियां बनाना और फिर बेचना। यह सब कुछ कहकर वह वहां से रोते हुए चल पड़ी थी। तभी वह कहता है कि एक उपाय है, हमारे पास कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि यह साड़ियां पहनाकर दिखाती है। वह मेरी बेटियां हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह लड़कियां जब आती है तो वह हर एक साड़ी को पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनका शरीर खत्म हो जाता और वह साड़ियां वहीं पर गिर जाती थी। वह कहता है कि तुम अगर इस साड़ियों का एक हिस्सा बनोगी तभी तुम्हें हम अपना असली रूप दे सकते हैं। वह उनके जाल के अंदर फंस जाती है और वह उस बात के लिए हाँ कर देती है। वहां पर जितनी भी लड़कियां थी वह ऐसे ही फंसकर वहां पर पहुंची थी। वहां पर पहुंचने के बाद वह उनकी शर्त के अनुसार ही उन्हें वह काम करना पड़ता था, वरना उनका भयानक चेहरा लेकर वह गांव अपने शहर के अंदर नहीं जा सकती थी। यह सब कुछ स्वीकार कर लेती है और उनके साथ वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करती है। उसका असली चेहरा उसे मिल चुका था, लेकिन तब बाहर का दृश्य देखने लगे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ था और कौन सच। वहां पर वह साड़ी वाला रोज की तरह साड़ी उठाता है और उस चुड़ैल को अपने साथ लेकर चलता है और कहता है कि चलो नया शिकार ढूंढते हैं। यह सुनकर तो यही लग रहा है कि उन लोगों ने जानबूझकर उस लड़की रेखा को फंसाया था। उन लोगों का काम यही था कि एक दिन नई लड़की वहां पर हर प्रतिदिन लाई जाए। ऐसे दगेबाज लोगों से सावधान रहो, अपनी सुरक्षा अपने आप करो। हमारी यह कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन जो भी आप खरीदो उसे ध्यान पूर्वक खरीदो। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा होए तो उन लोगों की बातों में आकर ऐसा डिसीजन मत लो। आज की कहानी इतनी ही यहीं पर समाप्त की जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।